हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, और यहाँ तक हमारा मसल्स वाला सारा हो चुका है। अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर का लोकोमोशन एंड मूवमेंट का स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। बोला जा रहा है स्केलेटन सिस्टम है, उसमें होता है बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, दिस सिस्टम हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट सोन बाय द बॉडी। बोला जा रहा है इस सिस्टम का एक सिग्निफिकेंट रोल है मूवमेंट, मतलब बॉडी के मूवमेंट में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट ए जॉ एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट अ लिम्स। बोला जा रहा है इमेजिन करो कि आप बिना जबड़े के खाना कैसे चबा सकते हो, या फिर बिना आपके लिम्स मतलब लिम्स बोन ना हो तो कैसे चल सकते हो। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स एंड कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में आती है। द फॉर्मर हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू द कैल्शियम साल्ट इन इट। बोला जा रहा है फॉर्मर का मतलब बोन, यहाँ बोन और कार्टिलेज दो लिखा हुआ है ना, तो फॉर्मर का मतलब बोन के बारे में बोला जा रहा है और लेटर का मतलब हुआ कार्टिलेज। तो पहले वाला जो बोला जा रहा है कि फॉर्मर की जगह पे बोन्स हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स, बोन्स की मैट्रिक्स बहुत हार्ड होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। एंड लेटर मतलब यहाँ पे कार्टिलेज हैव स्लाइटली प्लाइएबल, हल्का सा लचीलापन होता है उसमें। ठीक है, मैट्रिक्स होती है ड्यू टू द क्या कॉन्ड्रिथिन साल्ट, इसमें कॉन्ड्रिथिन साल्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इन ह्यूमन बींग में दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। मतलब हम ह्यूमन बींग में 206 बोन्स होते हैं और कुछ कार्टिलेज होती हैं। इट इज ग्रुप्ड इंटू टू प्रिंसिपल डिवीजन। ये दो प्रिंसिपल डिवीजन में ग्रुप किया जाता है पूरे के पूरे बोन्स को। यहाँ पे हमें कार्टिलेज नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे बोन्स पढ़नी है, तो हम आगे बोन्स पे ही जा रहे हैं। तो बोन्स को दो मतलब डिवीजन में प्रिंसिपली मतलब बेसिकली बांटा गया है। एक है एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब हुआ कि यहाँ पे देखा, एक्सियल का मतलब 80 बोन्स है जो मेन एक्सिस, जो एक्सिस मतलब मान लो बॉडी का जो टेक्सचर होती है ना, तो उसकी जो एक्सिस जैसे सिर हो गई, सिर के बाद क्या पूरा वर्टिब्रल कॉलम वाली हो गई, आपका जो पूरा पोर्शन है वो एक्सियल एक्सिस आती है। ठीक है, जो पूरा एकदम मेन एक्सिस बॉडी का जो मेन एक्सिस बनाता है उसको एक्सियल बोन बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन। उसमें क्या क्या आती है, उसमें 80 बोन्स होते हैं। ये लर्न कर लीजिए कि कितने बोन्स होते हैं, 80। ठीक है, 80 बोन्स होते हैं। और उसमें कौन कौन से होते हैं, एक्सियल में स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्टर्नम रिब्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सियल बोन्स। समझ गए कि स्कल खोपड़ी, खोपड़ी के बाद नीचे पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम जो आगे वाला जो आपका मतलब बोन है जिसके से आपका पूरा का पूरा डायफ्राम अटैच्ड होता है वो है स्टर्नम। स्टर्नम उसके बाद रिब्स, ये सारे हैं जो आपका एक्सियल बोन्स है। अब उसके बाद स्कल, स्कल में कितना है, ये कंपोज करता है ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स। स्कल में 2 सेट्स ऑफ बोन्स होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए क्रेनियल एंड फेसियल, दो होता है, एक क्रेनियल बोन्स और दूसरा फेसियल बोन। क्रेनियल का मतलब जो सिर पूरा का पूरा ये सिर वाला है उसको क्रेनियल बोन बोलते हैं, और फेसियल मतलब फेस में जो अटैच्ड है वो बोन्स। ठीक है, एंड डेट टोटल टू 22 बोन्स, जिसमें लगभग 22 बोन्स होते हैं। ठीक है उसमें, ठीक है 22 बोन्स। इसमें क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं एंड दे फॉर्म ए हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। ये होता है क्रेनियम ऑफ फॉर द ब्रेन। बोला जा रहा है क्रेनियम बोन्स है जो कितने होते हैं, 8 नंबर में, नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 8। वो फॉर्म करता है एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, मतलब बाहरी कवरिंग, जिसको ये बोलते हैं ना दिमाग मतलब खोपड़ी, खोपड़ी बोलते हैं, वो खोपड़ी बनाता है। और क्रेनियम फॉर्म करता है एक ब्रेन, जो पूरा का पूरा ऊपरी का मतलब ब्रेन का जो ये माथा जिसको बोलते हैं, ब्रेन के ऊपर का जो खोपड़ी होता है वो बनाता है 8 नंबर बोन्स से मिलकर बनाता है। हाँ, एंड फेसियल बोन्स होते हैं वो होता है मेरे को 14 स्केलेटन, इसमें 14 स्केलेटन इस एलिमेंट्स होते हैं इन विच टू फॉर्म फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। जो स्कल का फ्रंटल पार्ट है जो आपका फेसियल रीजन होता है वो बोन्स बनाती है, उसमें 14। ठीक है, एक सिंगल यूज शेप बोन्स होता है इस कॉल्ड हायर्ड बोन, इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो होती है उसके मतलब साइड में आपका वहाँ पे बेस में प्रेजेंट होता है वो हायर्ड शेप का, वो यू शेप का हायोड बोन, जिसको हायोड बोन बोलते हैं, वो सिंगल बोन है। एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द स्कल। ये सारे के सारे आपको स्कल में इंक्लूडेड है। ठीक है, समझ गए सब, ये हमारी स्कल बोन हो गई। स्कल बोन में सारे के सारे हमारे 22 बोन्स, तो जोड़ सकते हो 22 प्लस 8, ये 22 है, 22 में 8 क्या है बोन, क्रेनियल बोन हो गई, 14 आपकी एक्सियल बोन हो गई, सॉरी 8 क्रेनियम बोन्स और 14 फेसियल बोन्स जो हमारा फेस का स्ट्रक्चर बनाता है, और एक जिसमें नोज वगैरह वाला भी बोन्स हो जाएगा, और उसके बाद एक हायोड बोन्स होती है। ठीक है, जो बेस ऑफ द बकल कैविटी। समझ गए, एंड इच मिडिल ईयर कंटेन 3 टीनी बोन्स। अब प्रत्येक मिडिल ईयर कंटेन करता है 3 मतलब 3 टीनी बोन्स, और वो होता है 3 टीनी बोन्स होता है, तीनों के तीनों होते हैं क्या चीज़ में, पेयर्स में होती है। ठीक है, जिसमें मैलस इनकस स्टेपिस। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल, जिसको हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए, यह स्कल रीजन है आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ द 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इसको डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। बोला जा रहा है कि स्कल रीजन है बेसिकली जो हमारा 2 मतलब वर्टिब्रल कॉलम के 2 ऊपर वाला जैसे रहता है, मतलब वो होता है, वो उसके साथ अटैच्ड होती है, और वो हेल्प होता है 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ, इसीलिए हम उसको डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ आ गई। चलिए अब नोट्स में देख लेते हैं कुछ। देखिए
स्कल है, कितने बोन्स है इसमें 22, ठीक है, जिसमें है एक साइड मैंने लिख दिया क्रेनियम, दूसरा साइड फेसियल, फेसियल मतलब फेस वाली, क्रेनियम बोन जिसको हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कॉर्डेड नॉन कॉर्डेड पढ़े थे तो उसमें ब्रेन बॉक्स पढ़े थे ना, क्रेनियम जिसमें प्रेजेंट होता है तो वो वाला पढ़े थे। तो देखो उसमें क्या कौन कौन सी बोन होती है, एक फ्रंटल बोन्स एक होती है, पैराइटल बोन्स 2 होती हैं, टेम्पोरल बोन्स 2 होती हैं, ऑसिपिटल बोन्स 2 होती हैं, ऑसिपिटल बोन्स एक होती है, स्पेनोइड बोन्स एक होती है, इथेमॉइड बोन्स एक होती है, ठीक है। ये सब है, ये सब आपके यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, अब फेसियल बोन है 14, उसमें लैक्रिमल बोन 2, जाइगोमेटिक बोन 2, नजल बोन 2, इन्फेरियर क्या है कौन के बोन्स 2, वोमर बोन्स 1, मैंडिबल 1, मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, ठीक है। अब सब जोड़ के वो देख सकते हो 14 होगा, 2 2 2 + 2 + 2 6 हो गए, 6 + 6 + 2 +2 +2 देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 हो गए। यहाँ पे भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 4 4 8, समझ गए, सारे बोन्स हो गए। और एक हमारा अलग से बोन्स होता है हार्वर्ड बोन्स, जिसको हमने एनसीईआरटी में पढ़ लिया। चलिए मैं फिगर में आपको दिखा देती हूँ कौन बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, देखिए चलिए देखो, चलिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या था हमारा फ्रंटल बोन्स, देख लो फ्रंटल बोन्स कितने नंबर में है 1, ठीक है। ये फ्रंटल बोन्स हो गई, ये पैराइटल बोन्स, ये एक साइड का दिख रहा है आपको, एक साइड बंदा मतलब मान लीजिए आपका खड़ा है तो इस साइड का एक फ्रंटल है तो इसका एक उस साइड भी होगा। हाँ, और ये फ्रंटल नहीं पैराइटल का बात कर रही हूँ, फ्रंटल है कि पूरा का पूरा आपका ये फ्रंटल एक साइड ऐसा ही रहता है, ये पूरा ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा नहीं कि एक साइड कट टू कट तो उधर भी कट होगी, ये पूरा का पूरा आपका जैसे आगे का माथा होता है ना तो पूरा बोन्स वैसे ही होंगे, पूरा एक ही बोन्स है। फिर इसके पैराइटल बोन्स है तो वो पैराइटल बोन्स दोनों साइड अलग अलग होंगे, ठीक है, दोनों एक साइड यहाँ है तो पीछे भी एक होगा। ऐसे ही टेम्पोरल बोन्स है जो कान के पास तो ये ऐसा एक यहाँ पे भी होगी, एक वहाँ पीछे साइड बैक साइड में भी होगी। ऐसा है ऑसिपिटल बोन्स, ये एक ही होता है। और उसके बाद क्या है, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ये। और उसके बाद यहाँ पे देखो स्फेनाइड बोन्स, ये भी स्फेनाइड बोन्स क्या होंगे आपके 2, एक यहाँ पे पीछे एक, फिर इथेमॉइड बोन्स ये वाली, फिर लैक्रिमल बोन्स, फिर नेजल बोन्स, फिर जाइगोमैटिक बोन्स, मैक्सिला, मैंडिबल, हायोइड बोन्स, समझ गए, सारे अच्छे से समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखिए ये स्कल है, ये स्कल के बाद ये हमारी हो गई यहाँ पे ये 2 कॉन्डाइलिक रीजन है, जो हमने पढ़ा कि हमारा बाइकॉन्डाइलिक होता है ना, हमारा डाइकॉन्डाइलिक, देखो एक ये कॉन्डाइल है एक ये कॉन्डाइल है, ठीक है। और ये है तो 2 कॉन्डाइलिक हॉस्पिटल कॉन्डाइलिक है ये, और ये इसको कॉन्डाइलिक बोन्स बोलते हैं। और ये बीच में एक पोर दिख रहा होगा उसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। और उसके बाद ये है, ये क्या बोलते हैं आर्टिकुलर फेसियल है ये वाला, और इसको फर्स्ट एटलस, ये वाली पोर्शन आपको दिख रही है एटलस है। और इसके बाद ये है, और ये पोर जो आपको दिख रही है उसको वर्टिब्रो आर्ट्रियल फोरामेन बोलते हैं। फोरामेन का मतलब एक छेद जैसा होता है जिसके अंदर मतलब एक होता है ना ये जैसे कि है, इसके अंदर घुसने के बाद एक बोन का जॉइंट होता है ना आपस में एक दूसरे के ऐसे रहती है, ये फोरामेन हुआ, इसके अंदर एक बोन आके ऐसे अटैच्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही है। आई ये सेकंड एक्सिस है, फर्स्ट एटलस सेकंड एक्सिस, ठीक है। और इसके बाद इधर देखिए ये ओडोंटॉइड है, ओडोंटॉइड फोसा, और इसके बाद ओडोंटॉइड पेग जिसमें अटैच्ड होगी। ये सेंट्रम हो गई, ये सब पूछेगी नहीं आपसे बट मैंने बना दिया, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क कार्टिलेजनस जॉइंट जिसको बोलते हैं। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। बेसिकली स्कल वाले चैप्टर में ना आपको ये लर्न करने की जरूरत है, उसके बाद सारा एनसीईआरटी के सिवा बाहर से कोई भी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इतना बता दिया, उसके बाद हम लोग बस एनसीईआरटी करेंगे, वो बेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, आवर वर्टिब्रल कॉलम जो ये है उसको इज फॉर्म बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड वर्टिब्री। हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जो 26 जो बोन्स होते हैं एक दूसरे से डोर्सली अरेंज्ड होती है, एक दूसरे के साथ क्या होती है एक यूनिट में अरेंज होती है, जैसे कि 1 2 3 4, तो उसको सबको साथ में वर्टिब्री बोलते हैं। ये इट इज डोर्सली प्लेस्ड, ये हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जो बैक साइड में रहता है, डोर्सली प्लेस्ड होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से होती है जिसका फर्स्ट पोर्शन एटलस होता है, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम का जो वर्टिब्रल बोन्स है वो, एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, जो हमारे ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क बनाता है। ईच वर्टिब्री हैज़ ए सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कनाल, जिसके न्यूरल कनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड इज पासेस। बोला जा रहा है कि सभी वर्टिब्री क्या होती है, ऐसी होंगी वर्टिब्री, कुछ इस तरीके का होगा कि इसके बीच में ना हॉलो स्पेस रहता है। ये क्यों आता है, इससे क्या आपका पूरा का पूरा न्यूरल कनाल पास करेगी पूरे बॉडी में, ऐसे पास करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जिससे स्पाइनल पूरा का पूरा न्यूरल कनाल पास करता है, ठीक है, अप टू द स्पाइनल कॉर्ड तक जाने के लिए पूरा न्यूरल कनाल पास करता है। द फर्स्ट वर्टिब्री इज कॉल्ड एटलस, पहला वर्टिब्री जिसको एटलस बोलते हैं, विच आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अभी मैंने फिगर में दिखाया जो फर्स्ट वर्टिब्री क्या है आपका एटलस है, जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट होता है, मतलब ऑसिपिटल कॉन्डाइल उसके अंदर जाके ऐसे रहती है, इसमें 2 ऐसे ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऐसे रहेंगी, दिखा देती हूँ मैं, देखिए कुछ ऐसे रहेंगी, ये हॉलो है और ये 2 ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 2 कॉन्डाइल, ये गोला रहेगा, गोला में फिक्स नहीं हो पा रही है तो आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे गोला है और एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए ये आर्टिकुलेट होता है, ये फर्स्ट वाला मतलब एटलस पोजीशन पे है। और उसके वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 7 सर्वाइकल
12 thoracic and 5 lumbar and 1 sacrum fused and 1 coccygeal fused. रीजन है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। बोला जा रहा है कि बेसिकली जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो उसका मेन है, जिसमें 7 सर्वाइकल होती हैं बोन्स, और उसके बाद इसमें 12 थोरेसिक बोन्स होते हैं, 5 लंबर बोन्स होते हैं, और उसके बाद 5 सैक्रल का एक फ्यूज होकर बनाता है सैक्रल बोन्स, और 4 क्या होते हैं बोन्स साथ में फ्यूज होकर बनाता है एक कॉक्सियल बोन्स। ठीक है, अब हो गया वो सारी की सारी हमारी बोन्स स्कल से स्टार्ट होती हैं। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। ये है जो इसका मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये वाला जो है आपका द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज 7 ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मैमल्स के पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। ठीक है, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने ये देखा होगा। ठीक है, और उसके बाद ये द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट द हेड को बेसिकली सपोर्ट करता है, एंड सर्व एज ए जॉइंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। बोला जा रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको सपोर्ट करता है, हमारे हेड को सपोर्ट करके रखता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल कंडल पूरा इसी पे अटैच्ड है, इसी से राइट नो यस पूरा हेड को घुमाने में हेल्प कराता है, एंड सर्व एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। रिब्स के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मतलब रिब्स जो है वो सारे इसी से अटैच होकर रहती हैं। ठीक है, एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। बैक को बेसिकली मस्कुलेचर बनाने के लिए मतलब बैक से खड़े होकर बैठ पाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ पाते हैं, इस सब के सब हमारे वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन्स ऑन द वेंट्रल मिडिल ऑफ द थोरैक्स। हमने स्टर्नम पढ़ा है रेस्पिरेशन चैप्टर में, मैंने बताया था कि वो क्या है, ये फ्रंटल पोर्शन में है, ये हमारा क्या वेंट्रल मिडिल ऑफ द थोरैक्स के में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मस्कुलेचर फ्लैट बोन्स। अब है हमारा रिब्स। देखो इसमें देख लीजिए, टिप्स पढ़ने से पहले यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, सो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये है सर्वाइकल वर्टिब्री 7, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोरैक्सिक वर्टिब्री है। ठीक है 12, और उसके बाद ये है लंबर 5, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये सैक्रम है 1, और ये है कॉक्सियल 1। जो C7 इसका फॉर्मूला होता है C7 T12 L5 S1 C1। समझ गए? और ये जो है आपको बीच में दिख रहा होगा ऐसे, ये है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, जो कार्टिलेज बोन का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज जॉइंट जिसमें अटैच होती है, और ये होता है, ये समझ गए सारे के सारे, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए ये वाला फॉर्म याद रख लीजिए, C7 T12 L5 और S1 C1, ये पूछता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हमें पढ़ना है जॉइंट्स मीन्स रिब्स, जॉइंट नॉट जॉइंट्स, रिब्स पढ़ना है इससे पहले। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं मीन्स 24। ठीक है, 24 रिब्स हो गए हमारे। Each rib is a thin flat bones connected dorsally to the vertebral column, ventrally to the sternum। बोला जा रहा है कि रिब्स है जो एक फ्लैट बोन्स होती हैं, और वो फ्लैट बोन कैसे होता है, डॉर्सली पीछे साइड से कनेक्ट होता है। देखो ये हमारा डॉर्सल साइड है, ये देखो ये वर्टिब्रल कॉलम है, देख रहे हो ये वर्टिब्रल कॉलम यहीं तक छूट गया, उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम। तो वेंट्रली साइड में आपको क्या है, ये वेंट्रल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है रिब्स, ये रिब्स है, और डॉर्सल साइड में आपके स्टर्नम से अटैच होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, it has 2 articulation surface on its dorsal end and hence is called bicephalic। बोला जा रहा है कि इसके पास 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस होता है डॉर्सल साइड में 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस। आर्टिकुलेशन का मतलब जॉइंट, मतलब फिक्स होने के लिए सर्फेस होती है जो 2 होती है, इसी के लिए हम इसको बाइसिफेलिक बोलते हैं। 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस है इस डॉर्सल पॉइंट पे, इसीलिए इसको हम बाइसिफेलिक कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। जो 7 पहला वाला 7 पेयर होते हैं वो ट्रू रिब्स में काउंट होते हैं। क्यों ट्रू रिब्स में काउंट होते हैं, बिकॉज ये डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरैसिक, क्योंकि ये डॉर्सली है, डॉर्सली रीजन पे ये अटैच होती है टू थोरैसिक से पूरा कंप्लीटली अटैच होती है, एंड वेंट्रली ये है कनेक्टेड होती है टू स्टर्नम, इसीलिए इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। कि आगे भी है फिक्स्ड वर्टिब्रल कॉलम से, आगे भी स्टर्नम से अटैच्ड है, मतलब सपोर्ट मिल रही है इसको, पीछे भी इसको थोरैसिक कॉलम वर्टिब्री से सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। और वो है, और उसमें मतलब वो हेल्प होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज से आपस में बॉन्डिंग बना के रखता है। उसके बाद 7 तक तो हो गया, फिर 8 9 10 जो है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो पूरा का पूरा ये एक दूसरे से क्या बोलते हैं, पेयर नहीं होता है। देखो क्या लिखा हुआ 8 9 10 है, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका क्या होता है, ये सब है ना एक दूसरे से अटैच नहीं है। देखो डू नॉट आर्टिकुलेट विथ डायरेक्टली, स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, बट वो पीछे साइड में अटैच्ड होता है। तो स्टर्नम का मेन मुद्दा है, डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं, सारे के सारे 7 से एक दूसरे से अटैच्ड है। यहाँ पे भी देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला बच गया, तो लास्ट वाला ये डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है इसके साथ, ये देख लो ये सब इसी के साथ ज्वाइंट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइंट हो जाते हैं, डायरेक्टली नहीं अटैच्ड होते, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, इसको अब वो हाइलिन कार्टिलेज से अटैच्ड होते हैं। हाँ, और उसके बाद दीज आर कॉल्ड इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो वर्टिब्रो
वर्टिब्रल से तो कनेक्टेड है ही ना पीछे साइड में, वो तो वर्टिब्रल से ही। कॉन्ड्रियल मतलब फॉल्स, कॉन्ड्रियल वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल, ये वर्टिब्रो स्टर्नम बोल सकते हो इसको, फर्स्ट 7 को वर्टिब्रो स्टर्नम बोल सकते हो, लेकिन इसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स बोलते हैं, फॉल्स रिब्स, ठीक है। लास्ट 2 पेयर होता है 11 12, वो रिब्स है ना, वो है आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वो वेंट्रली किसी भी से कनेक्टेड ही नहीं है। देख लो ये वाली रीजन, ये वाली पूरी तरह से कहाँ दिख रही है आपको, दोनों के दोनों ये रिब्स वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं है, 11th वाला भी वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है पेयर, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये कोई बिल्कुल भी कनेक्टेड ही नहीं होता है, ठीक है, वेंट्रली नहीं कनेक्ट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। और इसके बाद है थोरेसिक वर्टिब्री, अब देखो क्या है, थोरेसिक वर्टिब्री रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म रिब केस। अब पूरा का पूरा एक पूरा वर्टिब्री हो गई, थोड़ा पीछे वाली थोरेसिक वर्टिब्री, आगे की स्टर्नम और रिब केस, सबको मिला के आप लिख सकते हो क्या, ये तीनों स्टर्नम रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, तीनों को मिला के आप बुला सकते हो रिब केस, एक रिब केस बनाता है, ठीक है। ये तीनों मिलके आपको रिब केस बनाता है, रिब केस, समझ गए। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब हमें पढ़ना है ये बोन्स, तो ये हमारी एक्सियल बोन्स हो गई, अब हमें पढ़ना है एपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये मैंने नहीं दिखाया था आपको, ये फर्स्ट पेज है, इसके बाद वाला मैंने आपको फेशियल बोन्स दिखा दिए, स्कल वाली, बट ये वाली नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हो। चलिए देखो इसको ये वाला चार्ट है, अगर अच्छे से लर्न कर लोगे तो इसमें सारा ओवरऑल सारा स्केलेटन का सारा दिया हुआ। देखिए स्कल 206 बोन्स होते हैं, इसमें एक्सियल बोन्स 80 होते हैं, अपेंडिकुलर बोन्स 126, सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें मैंने दिया है इसका हेड मीन्स स्कल बोन 29, ठीक है। और इसके बाद है वर्टिब्रल बोन्स 26, रिब्स यहाँ पे प्लस स्टर्नम 24 + 1, जैसे हेड बोन्स में यहाँ पे आपको 29 दिया हुआ है, देख सकते हो। तो हेड बोन्स में इसको आपको क्या है कि हाइवर्ड प्लस एक जो आपका है क्या बोलते हैं उसको, ईयर वॉसिकल वाली, वो भी काउंट करके दिया हुआ है। 22 तो आपका ये पूरा का स्कल बोन ही था, उसके प्लस एक उसका क्या का पूरा आपका हाइवर्ड बोन्स है, और ईयर वॉसिकल 3 मतलब पेयर्स होते हैं, तो 3 दूना 6, तो 6, तो ये हो गई क्या 6 + 23 29, समझ गया। स्कल बोन्स क्रेनियम में 8 होता है, फेशियल 14, ये भी हमने पढ़ा। हाइट बोन्स एक एक्स्ट्रा हमने पढ़ा, अलग से होता है, ये भी हमने पढ़ा। अब है ईयर ऑसिकल 3 + 3, ये भी देख लीजिए। ईयर ऑसिकल जो होते हैं 3 पेयर में, मतलब 3 पेयर होता है 3 + 3। ईयर ऑसिकल को लर्न करने का बहुत ईजी ट्रिक है MIS, मैलस इनकस स्टेपिस, ठीक है, इसको है। और उसके बाद है आपका वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं, मैंने दिखाया आपको एनसीईआरटी में करके, C7 T12 L5 S1 C1, S1 मतलब 5 का फ्यूज्ड है, C1 मतलब 4 का फ्यूज्ड है, ये भी मैंने बताया। उसके बाद रिब्स प्लस स्टर्नम 21 24 + 1, 24 रिब्स होती है, एक स्टर्नम +1। और उसके बाद है ये सब हमारी एक्सियल बोन्स हो गई 80, और है एपेंडिकुलर बोन्स होती है 126 होती है, जिसमें होती है गिडल बोन्स एंड लिब्स बोन्स। गिडल का मतलब हुआ जहाँ पे एक्चुअली में जॉइंट होती हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम एपेंडिकुलर बोन्स स्टार्ट किया ना पढ़ना है हमें, तो है गिडल बोन्स में होती है एक पैल्विक गिडल और पेक्टोरल गिडल। पैल्विक मतलब जो आपकी कमर जिसको बोलते हो, कमर के पास जो हड्डी होती है उस पैल्विक गिडल, पेक्टोरल जो हाथ के पास जॉइंट में जो हड्डी है ना उसको बोलते हैं पेक्टोरल गिडल। और लिम्स मतलब हाथ पैर दोनों का। तो एक हाथ में आपका 30 बोन्स होते हैं, तो 2 हाथ में मतलब 30 + 30, और एक पैर में 30, और ये 2 पैर में 30 मीन्स 4, 30 × 4 कर सकते हो। जितने पैर्स में बोन्स होते हैं उतने ही हाथ में बोन्स होते हैं। पोजीशन भले ही एक जगह पे चेंज हो जाता है, बट बोन्स उतने ही होते हैं। तो ये इसीलिए हमने किया 30 × 4 = 120, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे हमें पढ़ना है एपेंडिकुलर बोन्स। ये मैंने फर्स्ट पेज नहीं दिखाया था, ये मिस हो गया था। फर्स्ट पेज से पहले मैंने इसका ये वाली पेज आपको दिखा दी थी, ये वाली जो आप देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। वही जो स्कल वाली पेज मैंने आपको दिखा दी थी, तो ये वाली पेज आप देख सकते हो, नोट कर लेना। ये पेज है, इंट्रोडक्शन है हमारा स्केलेटन सिस्टम का। चलिए सो आगे पढ़ते हैं एपेंडिकुलर बोन्स। देखिए द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विथ देयर गिडल कॉन्स्टिट्यूट एपेंडिकुलर बोन्स। बोला जा रहा है कि लिम्स का बोन उसके गिडल के साथ उस सबको मिला के हम एपेंडिकुलर बोन्स बोलते हैं, जिसको मैंने अभी आपको लिम्स में दिखाया कि एपेंडिकुलर बोन्स में दिखाया एक साइड गिडल एक साइड बोन्स लिम्स का, तो वही है। ईच लिम्स इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। प्रत्येक लिम्स जो होती है हमारे 30 बोन्स की बनी होती है, वैसे 4 लिम्स है हमारे पास। उसके बाद क्या है, द बोन्स ऑफ द हैंड का जो फोर लिम्स जिसको बोलते हैं आर ह्यूमरस, रेडियस। चलिए पेज में नहीं दिख रहा था, फोल्ड करनी पड़ती है, पूरा का व्यू नहीं आता ना 2 पेज का, इसीलिए। ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड उसके बाद फैलेंजेस, ठीक है। ह्यूमन देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको ये पोजीशन की इसका फिगर के साथ आपको दिख जाएगा। दिस इज ये हमारा पूरा का पूरा ये ह्यूमरस है, ठीक है, ये रेडियस है, और ये अल्ना है, और ये आपका मेटाकार्पल है, ये कार्पल है, इसके नीचे वाला मेटाकार्पल है ये वाली, और ये फैलेंजेस है, ठीक है। आप रेडियस को और ह्यूमरस को कैसे लर्न करोगे, इस पर भी एक डिपेंड है। जैसे अंगूठा ऐसे करो, क्योंकि यहाँ पे 2 बोन्स होती है ना, ये वाले साइड में आपके 2 बोन्स होती है। तो जो रेडियस जो अंगूठा के जस्ट सामने वाली बोन्स होंगे उसको हम बोलते हैं रेडियस, देख रहे हो।
ये अंगूठा है, ये उंगला के जस्ट सामने वाली बोन्स है, उसको हम बोलते हैं रेडियस, और इसके बगल में जो अटैच्ड है उसको अल्ना बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो अंगूठा के साइड में, थंब के साइड में बोन्स है तो उसको हम रेडियस बोन बोलते हैं, उसके लेफ्ट वाला मतलब उसके साइड से अटैच किया हुआ उसको हम अल्ना बोलते हैं, ठीक है। तो यही दिया हुआ था कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। कार्पल का मतलब हो गया आपका ये वाली जो ये कलाई होगी, कलाई में जो बोन्स आती है उसको हम बोलते हैं कार्पल। और फिर ये बोन्स है, ये हम मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल, और ये सारी बोन्स है, ये बोन्स इसको हम फैलेंजेस बोलते हैं, ठीक है। उंगली वाली बोन्स को फैलेंजेस बोलते हैं। तो इसमें नंबर में भी दिया हुआ है, आप नंबर से भी लर्न कर सकते हो। देखो यहाँ पे कार्पल मतलब रिस्ट बोन दिया हुआ है, रिस्ट बोन, कलाई वाली बोन्स कार्पल 8 होती हैं, ठीक है। मेटाकार्पल जो पाम वाली बोन्स है, लिख भी दिया आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से, एनसीईआरटी पूरी तरह से एक्सप्लेन करके लिख देता है। एनसीईआरटी को पढ़ो ना, बहुत अच्छे से क्लियर करके लिख देता है। कितना क्लियर करके लिख दिया है कि कार्पल मतलब रिस्ट बोन, कलाई वाली, और मेटाकार्पल का मतलब हुआ पाम वाली बोन्स। देख रहे हो ये पाम वाली बोन्स जो ये है, हाँ ये वाली बोन्स मेटाकार्पल। और उसके बाद फैलेंजेस जो उंगली की है, डिजिट्स जिसको बोलते हैं ना, उंगली वाली बोन्स है जिसको वो होता है क्या, फैलेंजेस जिसको बोलते हैं। और उसका नंबर भी लिख दिया है कि रिस्ट का हो गया 8, मेटाकार्पल का जिसको कार्पल मीन्स 8, मेटाकार्पल 5 और फैलेंजेस 14, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये सब हमारी हो गई, ये सब 4 लिम्स की है ना। हाँ अब फीमर, अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हमारी यहाँ से आपको हाइंड लिम्स के बारे में बता रहा है। यहाँ तक आपके 4 लिम्स थे, अब देखो हाइंड लिम्स। फीमर इज इक्वल टू थाई बोन्स, जो आपका ये वाली बोन्स है, हाँ इसको हम बोलते हैं फीमर बोन्स मतलब थाई बोन्स ये लॉन्गेस्ट बोन्स होती हैं पूरा। उसके फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस, सब ये है, सब सेम ही है, मतलब नेमिंग के जैसे सेम है, लेकिन ये फीमर, यहाँ पे फीमर हो गई है। और यहाँ पे भी एज इट इज टिबिया और फिबुला, टिबिया जो अंगूठा साइड में होगी उसको टिबिया बोलते हैं, दूसरे को फिबुला। यहाँ पे कार्पल की जगह पे टार्सल्स होंगे, और मेटाटार्सल जो ये आपका पाम जो पैर का जो है, और फिलेंजेस मतलब उंगली, हो गया। अब यहाँ पे देखिए बस एक पोजीशन आपको जो है, यहाँ पर टार्सल्स आपका कार्पल 8 था, बट यहाँ पे ये टार्सल्स 7 है। क्यों? क्योंकि एक बोन्स है जिसका, एक बोन इसका कन्वर्ट हो जाता है टू नी बोन्स। इसका नी है ना, ये घुटना वाला जो बोन है, पटेला जिसको बोलते हैं, वो उसमें एक बोन इसका कम हो जाता है। तो ये है टार्सल, जो एंकल बोन्स है 7 इन नंबर, उसका एक नंबर कम हो जाता है, वो बन जाता है नी कवर्ड, जो ऊपर का होता है कप शेप का कवर हो जाता है, उसका में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए उसमें एक बोन्स कम हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। बाकी इसका फैलेंजेस का 14 ही होगा, मेटाटार्सल का ये 5 नंबर में ही होंगे, टार्सल्स बस 8 की जगह पे 5 हो जाए, 7 हो जाएंगे, समझ गए। चलिए ये लिखा हुआ है कि टार्सल्स 5 नंबर में, फैलेंजेस 14 आर द बोन्स ऑफ द लेग मतलब हाइंड लिम्स का है। ए कप शेप बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली नीड कप, जो हमारे कप जो नी जॉइंट होते हैं, नी जॉइंट पे एक ऊपर से देखोगे ना आप, टच करके देखो तो एक कटोरी जैसे दिखेगी आपको, कप जैसे दिखेगी, तो उसको हम पटेला बोलते हैं। उसी बोन मतलब वो किस चीज़ का से बन गया, मतलब वो टार्सल्स के एक एक्स्ट्रा जो बोन्स थी उस बोन से पटेला में चेंज हो गई, ठीक है, हो गई। सो अब हमें पढ़ना है, चलिए अभी आप यहाँ ये दोनों बोन्स आपको अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। नंबर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। ह्यूमरस एक ही होता है कि पूरा का पूरा आपको 30 काउंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो। देखो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, एक साइड का 30 ना, हाँ, और उसके बाद अल्ना ये 1 है, नॉट 11 मत सोच लीजिएगा, ये 1 है एक। अब यहाँ पे कार्पल, यहाँ पे 8, मेटाकार्पल 5 और फैलेंजेस 14, काउंट करके देख लो पूरा का पूरा, 1 2 3 4, 1 2 3, और उसके बाद क्या हो गया 8 16 और प्लस 14, समझ गए, आ गया ना आंसर 30। हाँ चलिए पूरी तरह से क्लियर हो गई। अब ऐसे ही इसमें भी देख लीजिए, इसमें फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मेटाटार्सल 5 और फैलेंजेस 14, तो ये भी आप काउंट कर लो, तो आपको ये भी उतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखो, अब है पेक्टोरल और पेल्विक। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, pectoral and pelvic bones help in the articulation of upper and the lower limbs respectively with the axial skeleton। बोला जा रहा है गिडल जो बनती है पेक्टोरल और पेल्विक, वो क्या करता है बेसिकली, जो होता है आर्टिकुलेशन, मतलब अपर चैम्बर, ये अपर लिम्स को एक, मतलब ये देखो ये वाली पोर्शन है ना, जैसे कि ये अब इसको कहीं ना कहीं ज्वाइंट तो करनी पड़ेगी ना, तो वो ज्वाइंट करने के लिए कि यहाँ पे वो ऐड, मतलब एक फिक्स पोजीशन होता है ना, एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनता है ये, कि यहाँ पे एक कोनी है, इस कोनी इसमें जाके एक कर्व बनी, उसका भी में जाके ये लगेगा, तो वो ऐसा ही बनने के लिए एक आर्टिकुलेशन, मतलब एक बोल सकते हो कि ज्वाइंट करने के लिए ऐसा, ये देखो ये ऐसा बनता है, ये बन गया ऐसा, इसके अंदर है ये ऊपर वाले पोर्शन में जाके ये ह्यूमरस का हेड यहाँ पे जाके ऐसे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ये है ना, तो इसी को गडल बोलते हैं हम, ठीक है, ये एक गडल जैसा है, एक मतलब कब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हम बोल सकते हैं कि हॉलो पोजीशन तो नहीं बोल सकते हो ना, कि एक मतलब ऐसा फिक्स होने के लिए, किसी भी चीज़ को फिक्स करने के ये अब यहाँ पे घुमा सकते हो आप इसको 360 में कैसे भी घुमा लो, ये तो हिलेगा नहीं, इसको 360 में कैसे भी घुमा लो, तो ये इसको पकड़ के रखने के लिए, जकड़ के रखने के लिए, समझ रहे हो, तो यही है, ये इसी को बोलते हैं आर्टिकुलेशन, मतलब इसी में फिक्स होकर रहेगा। ये होगा, ये जब ये आप ऊपर वाली ये पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं
ये आपका हो गया अपर लिम्फ का, और ये इसको ये वाली हमारी हो गई लोअर लिम्फ वाली, ठीक है। ये वाली ये पोजीशन दिख रही है, यहाँ से हमारे पैर आर्टिकुलेट है ना, तो इसको लोअर वाली पोजीशन, समझ गया। तो यही बोला जा रहा है कि अपर आर्टिकुलेशन पेक्टोरल है जो अपर के लिए, और पेल्विक है जो लोअर के लिए, एक्सिस के। ईच गिडल इज फॉर्म ऑफ 2 हाफ्स, बोला जा रहा है ए प्रत्येक गिडल है जो 2 हाफ में कन्वर्ट बदल जाता है, ठीक है, एक इधर और एक इधर। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गिडल कंसिस्ट ऑफ अ क्लैविकल एंड स्कैपुला, बोला सभी हाफ में, मतलब ये बोला जा रहा है पेक्टोरल गिडल की बात हो रही है, तो उसमें एक क्लैविकल होती है और एक स्कैपुला होती है। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन्स सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। स्कैपुला एक बहुत बड़ा सा टेबुलर स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है आपको, आई होप अंदर दिख रही होगी, ये होती है ना कि आप पीछे से अपना पीछे साइड में देख सकते हो, बैक साइड में जब आप ऐसे कुछ फोल्ड करोगे ना तो एक ट्रायंगुलर शेप में दोनों साइड आपको दिखेगा, जैसे कि तो वो होता है ना, वो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन्स होती हैं, वो सिचुएटेड होती है डोर्सली। डोर्सली लिखा भी हुआ है कि थोरैक्स से बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब्स, ये लर्न करने की जरूरत है कि सेकंड एंड द 7th रिब्स लिखा हुआ है, उसको आप याद करिएगा, ठीक है। उसमें होती है फ्लैट एंड डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली इवेलेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन। अब बोला जा रहा है कि एक डोर्सल साइड में जो है एक फ्लैट जो आपका ट्रायंगुलर स्कैपुला है उस पर एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज जैसा होता है, उसको स्पाइन्स बोलते हैं, विच प्रोटेक्ट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियम। एक्रोमियम जैसे कैविटी बनती है और उसकी वजह से ये एक दूसरे को मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला जो क्लैविकल है, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये ब्यूटी बोन्स बोलते हैं, मतलब जो फैशन जोन वाली लड़की होती है ना, इसका ये क्लैविकल बहुत सुंदर सा रहता है, इसी की वजह से ये स्ट्रक्चर निकल के आता है, तो वो दिखने में थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगता रहता है, इसलिए उसका नाम ब्यूटी बोन उसी से रखा गया है। क्लैविकल, द क्लैविकल आर्टिकुलेट विद दिस, ये क्लैविकल है जो आपका, ये क्लैविकल है जो आर्टिकुलेट होता है, यहीं पे आके आर्टिकुलेट हुआ पड़ा है, देखो आर्टिकुलेट होता है विद दिस। बिलो द एक्रोमियम इज ए डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनोइड कैविटी, ये एक्रोमियम के नीचे, ये देखो ये वाली है जो मैंने बोला ना कि ये हाथ से मैंने अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, और इसमें ये ग्लेनोइड कैविटी है, ये कैविटी बनी ना, उसको हम ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लेनोइड कैविटी है देखो, जिसमें विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। यही इसी में क्या है, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड है, इसी ग्लेनोइड कैविटी में फिक्स होता है, आर्टिकुलेट मतलब फिक्स होता है, जॉइंट होती है, ये पूरा हमारा शोल्डर जॉइंट बनाता है। ये हमारा जॉइंट क्या है, शोल्डर जॉइंट, इसी से जॉइंट है, ये पूरा हाथ हमारा मतलब बॉडी से ऐसे कनेक्टेड है, तो वही शोल्डर जॉइंट बनाया, समझ आ गई। ईच क्लैविकल इज ए लॉन्ग सिलेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर, बोला जा रहा है क्लैविकल बोन जो है वो लंबा सिलेंडर जो मतलब बोन्स होती है, लंबा मतलब बोन होती है विथ 2 कर्वेचर, 2 कर्वेचर होते हैं, एक तो आगे फिक्स होने के लिए, एक बैक साइड में फिक्स होने के लिए। दिस बोन्स कॉमनली कॉल कॉलर बोन्स, इसको कॉलर बोन्स भी बोलते हैं, इस क्लैविकल को कॉलर बोन्स भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, कॉलर बोन्स, ठीक है। चलिए समझ आ गया, ये हमारा था पेक्टोरल गिडल। अब हमें नीचे पढ़ना है पेल्विक गिडल, ठीक है। तो आई होप आपको पेक्टोरल गिडल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आप पढ़ते हैं पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन्स, वैसा ही जैसा वो उसमें क्लैविकल बोन्स था, 2 बोन्स था एक दूसरे से कनेक्टेड था, पेक्टोरल गिडल में जो क्लैविकल बोन्स और स्कैपुला का बोन्स था एक दूसरे से हाफ, वैसा ही सेम है, लेकिन बस नेमिंग अलग है, क्योंकि बोन्स एक फोर लिम्ब में एक हाइंड लिम्ब में, वैसा ही 2 कॉक्सियल बोन्स से मिलकर बनता है। ईच कॉक्सियल बोन्स इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इसमें 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है। एक है इलियम, ILIUM, ये स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि एक इलियम आपका आपने एक ये पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट है उसका, तो वो इलियम है, तो ये वाला याद रखिए, एक इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। एट द एंड ऑफ द फ्यूजन, ये सब एक दूसरे से फ्यूज होकर बनता है। एट द एंड ऑफ द फ्यूजन ऑफ द एवर बोन्स देयर इज ए कैविटी, ये कैविटी दोनों लर्न करना जरूरत है, एक है जो इसमें एसिटोबुलम है, ऊपर वाला ग्लेनोइड कैविटी है, तो ये कैविटी मत भूल जाइएगा, ठीक है। एसिटिबुलम, जिसको इस कैविटी का नाम है एसिटिबुलम, एसिटिबुलम प्रेजेंट होता है आपका पेल्विक गडल में, और ग्लेनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है पेक्टोरल गडल में, ये याद रखिएगा। टू बीच द थाई बोन्स आर्टिकुलेट, जिससे थाई बोन्स जो है ये आर्टिकुलेट होता है, मतलब हेड ऑफ द फीमर। द 2 हाफ ऑफ द पेल्विक गडल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, बोला जा रहा है कि दोनों हाफ बोन जो पेल्विक का जो हाफ इस साइड का दिख रहा है, ये एक पैर दिख रहा है, ऐसा ही दूसरा पैर यहाँ पे भी होगा, तो दोनों मिलके फ्यूज करके एक बनाता है एक प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कंटेन करता है फाइब्रस कार्टिलेज, जो यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है, यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिस वाला, यूट्रस वाला, पेनिस वगैरह, तो वो पोजीशन यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, ठीक है, समझ गया। ये वाला भी है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वर्टिब्री है, ये रिबकेस दिख रहा है, ये वाला जो फ्रंटल पोजीशन है ना, ऐसा इधर भी होगा, पूरा बॉडी बनाओगे तो इधर भी, तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, सब बस इसमें इतना ही था, आगे देख लो, पहले नोट्स देख लेते थोड़ा सा, चलिए हो गया। सो एनसीईआरटी में उससे उस एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पढ़ना, उससे ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं। अब हमें पढ़ना है जॉइंट, तो जॉइंट का सबसे पहले ये देख लीजिए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये जॉइंट भी खत्म ही हो जाएगा, ठीक है।
एनसीईआरटी का वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी को मैंने एक ओवरव्यू देके इसमें एक पेज पे उतार दिया, आप भी एज इट इज़ ऐसे ही बना लेना ताकि ये चार्ट ना ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, देखो सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, थोड़ा सा भी मूव नहीं करता, इसलिए हम इसको लिखे इमूवेबल जॉइंट। एंड इसमें क्या होता है, ये सूचर ऑफ द स्कल, जो स्कल की हमारी खोपड़ी है ना वो मूव करती है, नहीं मूव करती है ना। ऐसे ये वाला हेड वाला मत पोजीशन ले, स्कल जो क्रेनियम पोजीशन है वो पोजीशन बोल रही हूँ मैं। उसको अगर आप हाथ में रख दो खोपड़ी को तो उसको ऐसे पिचका नहीं सकते ना, बलून जैसा तो है नहीं, तो वो बोल रहा है वो उसका सूचर थोड़ा भी मूव नहीं करता। कोशिश भी मत करना, ये मत सोचना कि पूरा हेड मूव कर रहा है, वो नहीं। अब एक कार्टिलेजनस जॉइंट दूसरा है, वो स्लाइटली मूवेबल, हल्का सा मूव करता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेजनस जॉइंट। इसमें क्या क्या है, एक है प्यूबिक सिम्फाइसिस मूव करती है, स्ट्रेचेबल होती है प्रेगनेंसी के टाइम। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो ऑब्वियसली मूव करती है, तभी तो आपका वर्टिब्रल कॉलम आप टेढ़े हो जा पाते हो, सो पाते हो, लेट पाते हो, बैठ पाते हो, सोचने वाली बात है। एंड जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के बीच में भी जॉइंट मूव करता है। ठीक है, ये है। एक तीसरा है साइनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल, कंप्लीटली मूव करती है जॉइंट। देखिए उसका सबसे पहला एग्जांपल है, इसको मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिख दिया, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये बॉल, ये सॉकेट हो गई, हाँ उसको सॉकेट भी कर सकते हो, ग्लोनाइड कैविटी वाली, ये सॉकेट हो गई, हाँ ये हमारी बॉल उसमें फिक्स हो गई है, ये मूव करती है ना, ये सॉकेट में हमारी बॉल ऐसे, हाँ ये पूरा ऐसे पकड़ के नहीं रखता है, यहाँ पे घसर चलती होती रहती है, घर्षण जिसको बोलते हैं, घर्षण फ्रिक्शन होता रहता है, ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, पकड़ा होता है ऐसे ऐसे मूव करती रहती है। तो ये है बॉल एंड सॉकेट में। आप इससे समझ सकते हो कौन कौन से जॉइंट होंगे। इससे क्या होगा, हमारा शोल्डर जॉइंट होगा और एक हिप जॉइंट होगा। ठीक है, एक पाइवोट जॉइंट, पाइवोट का मतलब होता है कि एक जगह पे लगा हुआ है और उस पर मतलब फिक्स है और दूसरी जगह उस पर आकर टंग रहा है, तो ये क्या है, एटलस एंड एक्सिस। रेडियस अल्ना भी समझ सकते हो कि जो आपका यहाँ पे रेडियस अल्ना के पास यहाँ पे एक जॉइंट होता है, तो ये जॉइंट है जो ये भी रेडियस अल्ना भी पाइवोटेड जॉइंट है। आगे सैडल जॉइंट का मतलब होता है मेटाकार्पल कार्पल के बीच में। मेटाकार्पल ये थंब है हमारा, ये थंब पोजीशन है, तो ये मेटाकार्पल, ये आपका मेटाकार्पल हुआ, और ये कार्पल यहाँ के यहाँ पे जो जॉइंट होते हैं ना उसको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। ठीक है, तो सॉरी पेज फट गया, समझ गए। हाँ, अब इसके बाद हिंज जॉइंट होती है यहाँ पर एंकल पोजीशन पे, जो पैर के एंकल होती है उस पोजीशन पे। और एल्बो जॉइंट जो हाथ के पास, ये वाली जॉइंट है जो, ये हिंज जॉइंट, जिसको आप ऐसे ऐसे मूव करते हो ना, ये हिंज जॉइंट है। हिंज का मतलब एक जगह फिक्स ऐसे करनी, ये वाली, ये है हिंज जॉइंट। ठीक है, और नी पैर वाला जॉइंट भी है जिसको आप मूव कर सकते हैं एक जगह पे फिक्स करके, वो। और एक कॉन्डाइलिक जॉइंट जो स्कल और एटलस, जो हमारे खोपड़ी और एटलस जो फर्स्ट वाला आपका वर्टिब्रल कॉलम है उस जॉइंट के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं एटलस जॉइंट। फिर मेटाकार्पल एंड टार्सल्स के बीच में और फेलेंजेस के बीच में ही है, उस सबको हम कॉन्डाइलिक जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये सब जॉइंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं जॉइंट का। ठीक है, चलिए देखो, जॉइंट आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जितने तरीके का मूवमेंट होती है बॉडी में वो सब के लिए जॉइंट इन्वॉल्व है। ठीक है, इन्वॉल्व इन द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की जितने भी बोनी पार्ट है उसकी मूवमेंट होती है, उसके लिए जॉइंट क्या है, इसेंशियल है। अब देखो लोकोमोटरी मूवमेंट आर नॉट एक्सेप्शन टू दिस। ठीक है, चलिए ये मैंने जॉइंट वाला ही लिखा है, जो मैंने आपका उसमें लिखा है ना, देख लो, आप देख सकते हो, जो आपको मैंने अभी कॉपी में लिख के दिखाया उसी को मैंने एक टेबल इस शीट में चार्ट पे बना के लिखा था, ताकि मुझे अलग से ऐसा रहता है ना, तो याद होने में आसान होती है। ठीक है, उसको मैंने लिखवा दिया है, सो इसको मैंने फोल्ड कर रखा है। देखिए अब क्या है, जॉइंट आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स के दो बोन के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है, और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, और बोन और कार्टिलेज के बीच में भी हो सकती है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू द जॉइंट। बोला जा रहा है एक फोर्स जनरेट होती है तो उस जॉइंट के थ्रू ही होती है, जैसे कि आप चलते हो या झुकते हो तो ये कमर जो जॉइंट है उसका घर्षण होता है और उसके थ्रू क्या होता है, पूरा मूवमेंट होता है। वेयर द जॉइंट एक्ट एज ए फलक्रम, बोला जा रहा है जहाँ पे एक जॉइंट है जो फलक्रम के जैसे यूज होता है, जैसे कि एक फिक्स है तो एक जगह आगे, जैसे फलक्रम का क्या मतलब हुआ कि अगर देख लो कि ये ऐसे मान लो ऐसे है तो ये ऐसे लगी रहेंगी, तो या फिर ये एक तो यहाँ पाइवोटेड मतलब यहाँ से ये ऊपर जाना नीचे जाना, दिख नहीं रही है आपको, दिखेगी देखो, ये फलक्रम मान लो ये स्ट्रेट खड़ा है, ये ऐसे देखिए, हाँ ये फलक्रम हो गई, फलक्रम से ये इधर जाए, इधर सीसो वाला जो होता है ना वैसा, तो सीसो ही जरूरी नहीं है, तो मतलब फलक्रम मतलब एक फिक्स पोजीशन, कील जैसा फिक्स्ड पोजीशन है, फलक्रम जैसा बना हुआ। ठीक है, द मूवेबिलिटी ऑफ दिस जॉइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर। बोला जा रहा है जॉइंट की मूवेबिलिटी है कि कैसे मूव करेगी नहीं मूव करेगी, वो डिपेंड करता है कि कैसा फैक्टर उस पर कौन सा अफेक्ट कर रहा है। जॉइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। ये तीनों मैंने बता रखा है। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट कोई भी मूवमेंट नहीं अलाउ करता। दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट will shown by a flat skull bone which fuse end to end with the help of the dense fibrous connective tissue in the form of suture and form the cranium। वही बोला जा रहा है कि फलक्रम जॉइंट जो फाइब्रस जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है मूवमेंट को, और वो शोन करता है एक फ्लैट स्कल बोन है जो हमारी खोपड़ी की, और वो ये है एक दूसरे से पूरा का पूरा फिक्स्ड होता है, एंड टू एंड फिक्स्ड होता है, हेल्प कर बना फिक्स्ड किस चीज़ से होता है, एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और वो फॉर्म करता है सूचर जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं।
कार्टिलेजनस जॉइंट क्या है? द बोन इन्वॉल्व इन द जॉइंट टुगेदर विथ द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। बोला जा रहा है ये बोन है जो कार्टिलेज के साथ जॉइंट फिक्स्ड होता है। जॉइंट बिटवीन the adjacent vertebrae in the vertebral column to the is of the pattern and permit limited movement। मतलब हल्का हल्का मूवमेंट कराता है कि जब कंडीशनल मूवमेंट, ऐसे परमिटेड मूवमेंट और कंडीशनल मूवमेंट भी आप लर्न कर सकते हो कि जब जरूरत पड़ेगी तब मूव करेगा। अब साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द टू बोन्स। सच arrangement allow considerable movement। These joint help the locomotion and many other movement। बोला जा रहा है ये मूवमेंट है जब डिपेंड, ये साइनोवियल स्लाइटली मूवमेंट नहीं कंप्लीटली कंसीडर करता है। फ्लू इसके बीच में फ्लूइड है दोनों के बीच में, मतलब जॉइंट के दो साइड है ना, दो बोन्स, उसके बीच में फ्लूइड है तो आराम से ये मूवमेंट करा देता है। ठीक है कि ये पूरा का पूरा कंसीडर जितना मूवमेंट करना है करा देता है। और ये लोग इसीलिए ये हेल्प कराता है बेसिकली हमारी लोकोमोशन में और जितने भी बॉडी के मूवमेंट है उसमें हेल्प कराता है। और उसमें एग्जांपल में दिया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में, और हिंज जॉइंट जो नी कैप के नी जॉइंट के बीच में, पाइवोटेड जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच में, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल के बीच में, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल मेटाकार्पल के बीच में ऑफ थंब के, एंड सम एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल से मैंने आपको टेबलर फॉर्म में लिखवा दिया है। ठीक है, सो यहाँ तक आपको कंप्लीट होगा। चलिए अब है लास्ट, ठीक है, डिसऑर्डर। हर चैप्टर के लास्ट में हमें पढ़ना है बीमारी जिससे लोग ग्रसित होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं बीमारी के बारे में ही, क्योंकि हम बीमारी को पता चल जाएगा तो हम उससे बच के रहेंगे, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा जिसके लिए आप पढ़ रहे हो। तो खुद तो इलाज कर लो ना अपना, खुद अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए ताकि आप किसी और के पास ना जाओ। चलिए सबसे पहले है माइथीनिया ग्रेविस। माइथीनिया ग्रेविस क्या होती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटीग वीकनिंग पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। बोला जा रहा है एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब खुद के इम्यूनिटी पे अटैक करने वाला डिसऑर्डर है जो हमारे बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है न्यूरॉन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब समझ गए ना, जहाँ से मैसेज बेसिकली उस ऑर्गन में, मतलब न्यूरॉन से जहाँ पे उस मसल्स के पास और मैसेज आएगी तो वो जंक्शन जहाँ बनती है उसी वहीं पर अटैक करता है। मीन्स ये न्यूरो ट्रांसमीटर को ही अटैक आने नहीं देगा। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं आ पाएगी तो मसल्स से रिलेटेड जितने डिजीज है वो हो जाएंगे। जैसे थक जाता है लोग, जल्दी कमज़ोर हो जाता है, पैरालाइज। अब जो बोन्स स्केलेटल मसल्स के पास न्यूरॉन्स से मैसेज ही नहीं आ रहा तो वो ऑर्गन्स क्या है, मान लो कि आपका हाथ है, ये हाथ वाला में मैं एक ऑर्गन बता दूँ कि हर जगह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। मान लो ये उंगली है, कभी कभी जिसको होता है ना पैरालाइज्ड हो जाता है, यहाँ पे पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल लिखा हुआ है। तो किसी को देखना कभी किसी का राइट हैंड काम नहीं करता है, किसी का लेफ्ट पार्ट काम नहीं करता है, तो क्या करेगा, राइट हैंड वाला जो पोर्शन है वहाँ का जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ से कनेक्ट है वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर ही नहीं आएगी। न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं आएगी तो क्या होगा, वहाँ पे मैसेज ही नहीं जा पाएगा। तो ब्रेन से जो मैसेज है कि हाँ भाई तुम्हें हाथ उठाना है बैठाना है वो सब फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो क्या यही एक डिजीज़ हो जाता है जिसको बोलते हैं माइथीनिया ग्रेविस, उसमें पैरालिसिस हो जाती है। समझ गया? अब दूसरा है और ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या आता है? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। यह हो जाता है क्या, इसमें जो इसके डीजनरेशन हो जाता है कि इसका प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल का लगातार क्या होता है वो कम होता जाता है, स्केलेटल मसल होती है कम होती जाती है। ये होती है जेनेटिक डिसऑर्डर, ये याद कर लो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब बाबा परबाबा दादा मतलब सबको होगा तो आपको होएगा ही होएगा, ये ऐसा वाला डिजीज़ है, खानदानी बीमारी। समझे? कि बोन्स का आपका क्या है, स्केलेटल मसल्स में कमी होती जाएगी, धीरे 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 कम होते जाएगा, धीरे धीरे पतले 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 पतले। समझ रहे हो? वो वाली बीमारी खानदानी बीमारी है ये। समझ गए? ऐसे लर्न कर लीजिए। D4 ऐसे ये लर्न कर सकते हो जैसे मैंने लर्न किया था, मुझे दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती थी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में मीन्स माइथीनिया ग्रेविस में और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दोनों का सेम है। इसके लिए तो मैंने याद किया था कि डी फॉर दादाजी और डी फॉर दादाजी के खानदान वाली बीमारी। समझ गए? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लर्न कर सकते हो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, बेसिकली यही पूछता है। और मैच द फॉलोइंग में आया था नीट में, तो इसके लिए मुझे कन्फ्यूजन थी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब खानदानी बीमारी, दादाजी वाला मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर, और मैथेनिया ग्रेविस का मतलब अब बचा कौन सा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये दोनों लर्न कर सकते हो। अब है टिटेनी। टिटेनी में क्या होता है, रैपिड स्पैज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अब बोला जा रहा है कि क्या हो जाएगा कि बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा नहीं है तो क्या हो जाएगी बहुत, अब हम बेसिकली हमारा कैल्शियम ही हमारे बॉडी में के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का डिपेंडेंट, मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से डिपेंड करता है। तब इसमें बॉडी में कैल्शियम का लेवल नहीं है तो क्या हो जाता है ना, बॉडी अकड़ जाती है। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसमें कैल्शियम की कमी से क्या बॉडी में, तो इसी के लिए उसको बोलते हैं टिटेनी। अब है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट देख रहे हैं ना, बूढ़े होते लोग तो उसमें अर्थराइटिस होने लगती है। क्यों? क्योंकि जॉइंट में ना इन्फ्लामेशन हो जाता है, फूल जाता है जॉइंट, अब चला नहीं जाता है लोगों से। पर अब जैसे भी वैसे भी आप देखते हो कि जैसे जैसे लोग का एज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उनको
एक तरीके से घुटने वगैरह में दर्द होने लगता है, जहाँ जहाँ पे भी जॉइंट होता है दर्द होने लगता है। और बेसिकली फीमेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, बिकॉज फीमेल का तो सबसे बड़ा सिम्टम इसलिए है ना, क्योंकि वो जब वो पीरियड्स बंद हो जाती है अप टू 55 के बाद, तो उनका एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में अपने आप कम होने लगती है। एस्ट्रोजन ही जो होती है हमारी कैल्शियम रिलीज़ करती है, एस्ट्रोजन की वजह से ही। तो एस्ट्रोजन का लेवल कम तो बोन्स वीक होने लगते हैं हमारे, तो हड्डी वड्डी टूटने के भी चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि वीकनिंग ऑफ बोन्स, एस्ट्रोजन ही है जो हमारा ये बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के मतलब के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एस्ट्रोजन का रिलीज हो जाता है तो डीजनरेशन ऑफ वीकनिंग ऑफ बोन्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो ये है वो आर्थराइटिस है जो जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या, ऑस्टियो का मतलब क्या, तो बोन्स, पोरोसिस मतलब छेद, मतलब बोन्स में छेद का मतलब समझ रहे हो, कैल्शियम की कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ये, कैरेक्टराइज बाय डीजनरेशन बोन मास क्या बोन्स क्या क्या डिजनरेशन होने लगेगा एंड डिक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, सॉरी इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। जब बोन मास में कमी होने लगी तो चांस ऑफ फ्रैक्चर तो बढ़ ही जाएगी ना, नो डाउट। देखो लिख भी दिया है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कॉज। अब इसमें एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बोन्स का फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाएगा और उसमें बोन्स का मास में डिक्रीज होने लगेगा, जो फीमेल में मोस्ट कॉमन है और ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि वीमेन हॉलिक्स वगैरह आप का ऐड देखोगे तो उसमें यही सब दिखाता है, ठीक है। फीमेल में ज़्यादा बोन्स के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाती है। चलिए अब है गॉटी, यहाँ पे लिख लीजिए कॉमन इन फीमेल। वैसे भी एस्ट्रोजन लिखा है तो आप समझ सकते हो, बट अगर नहीं पता तो लिख सकते हैं। ये एस्ट्रोजन का भी लर्न कर लीजिए, कॉमन है, कॉज है। चलिए इन फीमेल लिख सकते हैं, बेसिक मतलब ज़्यादा फीमेल में होता है, होता तो मेल में भी है बट फीमेल में ज़्यादा होता है। अब है गॉटी, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। देखो दो जगह है, एक है यहाँ पे आर्थराइटिस और एक है गॉटी, इसलिए पूरा दिखा है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट दो जगह है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल का क्या बोलते हैं, ये बॉडी में जॉइंट जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पे आपको क्या होता है, एक एक्युमुलेट हो जाएगी यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो ये गॉटी है, किसी को भी हो सकता है, ये एज रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये है आर्थराइटिस है। बेसिकली ये एज टू एज होता है, मतलब बुजुर्ग लोग में ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए सो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। चलिए सो दैट्स इट, हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हमें बस इस चैप्टर के क्वेश्चन करो और अगर जो प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करना। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और बच्चे आगे पढ़ पाए, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा आप देख सकते हो, अलग से पूरा कर ही दिया है मैंने, चैप्टर सब्जेक्ट वाइज किया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को अलग ही कर दिया है। चलिए तो थैंक यू सो मच, और चैप्टर को पढ़िए। एनसीईआरटी टाइम बहुत कम है, ध्यान से बस एनसीईआरटी पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको पूरा ज़्यादा बुक लेके बैठो मत, बिकॉज मे में एग्जाम होएगी, अब कोई भी ये आगे बढ़ाने का चांस नहीं है और पता चलेगा आप दूसरा बुक लेके बैठ रहे हो और उसकी वजह से आपका टाइम खोटी हो रहा है। सो पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।